नमस्कार दोस्तों। ये अपना पाठ चल रहा है दूसरा, ठीक है ना। कक्षा 8 की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की सत्र 2023-24 वाली पाठ्य पुस्तक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पाठ है क्योंकि ऑथेंटिक बुक है, ठीक है। भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव और संसाधन, जब इसमें ये अपन पढ़ चुके हैं। ये बताइए कितने प्रतिशत पर उपजाऊ भूमि है, यानी कि जिस पे जनसंख्या निवास करती है। 30% और 70% विरल जनसंख्याएँ यहाँ वह निर्जन है। भूमि, ठीक। ऑस्ट्रिया में साल जो वर्ग। भूमि उपयोग, भूमि उपयोग किसे कहते हैं। साझा संपत्ति संसाधन किसे कहते हैं, जैसे चारा, फलों, नट या औषधीय बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। फिर ये सिचुएशन बता रखी है, पहले ऐसे थे अब ऐसे हैं गांव, शहर पहले ऐसे थे अब ऐसे हैं। भूमि संसाधन का संरक्षण, मृदा यानी भूस्खलन किसे कहते हैं, एक वस्तुतीय अध्ययन। इसके बाद में है जनक चट्टान, अपक्षय चट्टानी पदार्थ, बालूगाद क्ले के साथ उपमृदा, आमूस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा। मृदा परिच्छेदिका, मृदा किन किन से बनती है, जनक शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज, मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। उच्चावच, तुंगता, ढाल मृदा के संचयों को निर्धारित करते हैं। वनस्पतिजात, प्राणीजात, सूक्ष्म जीव आमुष निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय आमुष निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय मृदा की परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। कौन मोटाई को निश्चित करता है, समय, टाइम। मृदा निर्माण के कारक, मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मल्च बनाना क्या है, वेदिका फार्म, समुच्च रेखीय जुताई, रक्षक मेखलाएं, समुच्च रेखीय रोधिकाएं। अब है जल, ठीक। जल, जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका है, इसलिए इसे जलग्रह कहना उपयुक्त है। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है। लवण जल केवल 2.7% ही है। लवण जल केवल 2.7% ही है, यानी कि पीने योग्य कितना है, 2.7। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों, हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण वे मनुष्य की पहुंच के बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यानी कि भाई ये बता रहा है क्या, ये बता रहा है क्या कि यानी कि मीठा पानी कितना है, ठीक है ना, कितना है, 2.7%। और पीने योग्य पानी जो अपन काम में ले सकते हैं, देख 2.7 है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों, हिमानियों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच के बाहर हैं। केवल 1%, ओनली 1% अलवण जल उपलब्ध और वह मानव उपभोग के लिए उपयुक्त है। यह भौमजल, नदियों, झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। वो ऑप्शन क्या देगा, एक तो देगा 2.7 और एक देगा 51%, एक देगा 30%, एक देगा 90%। ऐसे ऑप्शन आएगा, ठीक है। कितना पीने योग्य पानी है, 1%। और कुल विश्व पर कितने पीने योग्य पानी है, 2.7। उसमें से भी 1% सही है, जिसको अपन काम में लेते हैं।
क्या आप जानते हैं कि एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है? आगे चलते हैं। जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। जल भौम जल नदियों झीलों में पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में पाया जाता है। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल न बढ़ाया जा सकता है और न घटाया जा सकता है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और बाह्य की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसे जल चक्र कहते हैं। जल चक्र। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल जीने और धुलाई में ही करता है, केवल पीने और धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि उद्योगों तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारण बढ़ती जनसंख्या, भोजन, नकदी फलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। जैसा कि आप जानते हैं इसे जल चक्र कहते हैं। जल चक्र। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। जल कृषि उद्योगों तथा बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक है। एक तो है बढ़ती जनसंख्या, भोजन। वो क्या देगा ऑप्शन में? ऑप्शन में वो ये देगा, ये बताइए अलवणीय जल यानी कि मीठे जल की आपूर्ति के कमी के मुख्य कारक कौन कौन से हैं, या फिर निम्न में कौन से मुख्य कारक में नहीं है? जब देख बढ़ती जनसंख्या है, भोजन है, नकदी फसलों की बढ़ती मांग है क्योंकि उनको पानी ज़्यादा चाहिए, बढ़ता नगरीकरण है और बेहतर होता जीवन स्तर। क्या आप जानते हैं कि क्या आपने जल बाजार के बारे में सुना? सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर पास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। सौराष्ट्र प्रदेश में यानी 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर की बात है। तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। क्रियाकलाप। औसतन एक भारतीय नागरिक प्रतिदिन लगभग 150 लीटर जल का उपयोग करता है। उपयोग प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। पीना 3 लीटर, खाना बनाना 4 लीटर, नहाना 20 लीटर, शौचालय 40 लीटर, वस्त्र धोना 40 लीटर, बर्तन धोना 20 लीटर, बागवानी 23, कुल 150। जल उपलब्धता की समस्याएं। ठीक है। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिम मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। दोबारा देखते हैं। जल उपलब्धता की समस्याएं। विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिणी एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिम मैक्सिको, दक्षिण अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित है जहां अक्सर सूखा पड़ता है। उनमें जलाभाव की अधिक समस्या बनी रहती है। इस प्रकार जल का अभाव मौसमी अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता के परिणामस्वरूप हो सकता है अथवा अति उपयोग और जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है। जल संसाधनों का संरक्षण। आज के विश्व में शुद्ध तथा पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुंचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है। किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय। अच्छा, नवीकरणीय। तथापि इसका अतिउपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित बाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों में औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं, यानी प्रदूषण के मुख्य
वजह हैं। इनमें शामिल नाइट्रेट धातुएं और पीड़कनाशी जल को प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरणीय होने के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्ण बहिस्रावों को उपयुक्त विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। वन और वन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रभाव को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रवाह को मंद करते हैं, ठीक है ना, और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रभाव को बचाने की दूसरी विधि है जल संग्रहण पृष्ठीय प्रभाव को। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाली नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्रीय स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप अथवा टपकन विधि उपयोगी होती है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है। स्प्रिंकलर है यानी कि फव्वारा बोल सकते हैं। ये दूर दूर तक पानी फेंक देता है चारों ओर। जैसे कि ये खेत है, यहाँ स्प्रिंकलर लगा दिया तो ये प्रेशर से पानी फेंक देता है चारों ओर। क्या आप जानते हैं अपने घर की छत पर वर्षा जल एकत्र करके इस जल का संग्रहण करना एवं विभिन्न उत्पादों को उपयोग में लाना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। औसतन 2 घंटे की वर्षा का एक दौर 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी है। 2 घंटे की वर्षा का एक दौर यानी कि 8000 लीटर जल बचाने के लिए काफ़ी है। प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीव। इससे पहले यमुना नदी वाहित मल, औद्योगिक बहिस्राव एवं कचरे के कारण प्रदूषित हो रही है। यमुना नदी है। सवा लाख। आगे चलते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों में एकत्रित की गई थी। भागों से मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, यह जूट से बना है। क्या आप उन टोकरियों, दीप छत्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेंत और बांस की बनी है। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आदि प्रदेश में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा होता है। बांस कहाँ पर प्रचुर मात्रा में होता है? दक्षिण पूर्वी, है ना, यहाँ पर पूर्वी, यहाँ पर उत्तर पश्चिमी, ऐसे ऑप्शन देगा वो। भारत के पूर्वी, उत्तर पूर्वी आदि प्रदेशों में पैदा किया जाता है। जैसी रेशम स्कार्फ देखकर उत्साहित थी। यह खूबसूरत स्कार्फ देखो, अध्यापिका ने स्पष्ट किया। रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है जो शहतूत के पेड़ों पर पाए जाते हैं। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पादन प्रदान करते हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े हुए सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। जुड़े हुए सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है कि भाई जैव मंडल किसे कहते हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े सक्रिय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल में रेशम कीट है। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित है और निर्भर रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को पारितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्यजीव बहुमूल्य संसाधन है और पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। कौन? पौधे। हमें फल, लेटेक्स, है ना, लेटेक्स शायद रबड़ है, लेटेक्स दूध बोल सकते हैं, है ना। हमें फल लेटेक्स
तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज़ प्रदान करते हैं, जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। पौधों के असंख्य उपयोग हैं, उनमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं। जलीय जीव रूप आते हैं। इनमें से हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण के एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि बताइए पर्यावरण के एक महत्वपूर्ण शोधक किसे समझा जाता है? गिद्ध, कीट, चिड़िया, भोजन, गिद्ध। इसलिए प्राणी चाहे वे बड़े हो अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। ठीक है ना। सबसे बड़ा शोधक किसे समझा जाता है? गिद्ध को। एक अपमार्जक है जो पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। किलकिला, किंगफिशर, ये है भाई किलकिला, किंगफिशर। ब्रह्मा कमल, एक औषधीय बूटी। किलकिला, किंगफिशर। क्या आप जानते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेन, एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता था, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे। पशुओं पर इन औषधियों का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्तर पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिनेक अन्य दवाई के नाम है, एस्प्रिन अथवा इबुप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी, ठीक है ना, दर्दनाशी से किया जाता था। इनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे क्योंकि वे मरे हुए को खाते थे और मरे हुए को खाने, भाई जैसे कि कोई गाय या भैंस मर गई, अब वो बीमार हुई और बीमार होने पर उसके लिए ये पीड़कनाशी दवाई इनका प्रयोग किया। अब वो मर गई। अब मरने के बाद हम जब गिद्ध उसको खाते हैं ना, तो वो पाया जाता है, ठीक है ना, इनके मांस में, तो वो ये गिद्धों के भी पहुंच जाता है जब वो मर जाते हैं हाथ खराब होने की वजह से। और सही है, पहले बहुत देखते थे, अब काफ़ी कम है। ठीक। वन्यजीव के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं। इनमें उनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है और पारितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है और अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। गिद्ध सही है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। घास स्थल में वन है भाई। ये गिद्ध हो गया, ये किलकिला यानी किंगफिशर, ब्रह्मा कमल एक औषधीय बूटी, रेशम कीट। आगे चलते हैं। प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जैसे वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्र। वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 वर्गों में, ठीक है ना, कितने? 4, 1 2 3 4, 4 वर्गों में रखा जा सकता है, जिनमें वन है, घास स्थल है, गुल्म है, टंडरा है। अब उसने दे दिया, ये दे दिया
चल भाई आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप ये बताइए वनस्पति के मुख्य प्रकारों को खाली खाली स्थान वर्गों में रखा जाता है। 1 2 3 4। 4। वन है घास स्थल, गुल्म, टुंड्रा। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों की बात कर रहे हैं, कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती है और वाष्पोर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती है। पूछ लेगा वो। बताइए निम्नलिखित में से ये जो विशेषता दे रखी है ये किस प्रदेश में पाए जाने वाले वृक्षों की है। शुष्क प्रदेशों, शुष्क प्रदेशों में। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधे की जड़ गहरी होती है। वाष्पोर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती है। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित है। मॉस और लाइकेन ये कहाँ पाई जाती है? टुंड्रा वनस्पति में। मॉस, मांस नहीं है, ये मॉस है। मोमी सतह, मोमी सतह मतलब शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित है। पिछले 2 शताब्दियों में विश्व में जितने लोग थे इस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए हैं। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। ऐसे बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। ठीक है भाई। स्कूल में छात्रों द्वारा वनों पर बनाया गया कोलाज, कोलाज किसे कहते हैं? स्कूल के कोलाज क्या होता है? कोलाज वो होता है जैसे कि ये कोई फ़ोटो बनाई अपन ने, जब इसमें एक फ़ोटो ये जोड़ दी और एक ये जोड़ दी है ना, और यहाँ तक एक इसमें ये कोलाज होता है। टी द वर्ड वी डिपेंड अपॉन वेयर विल बी गो व्हेन द टेक ए 15 गोल। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव का जीवन का संरक्षण। वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित, ये शब्द भारी भरकम शब्द है। अनुरक्षित मतलब सुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास से नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न है और कुछ लुप्त होने के कगार पर है। वनोन्मूलन, मृदा प्रदन, निर्माण कार्य, दावानल, भूस्खलन वैसे कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार, यानी कि जिनको कोई अधिकार नहीं दिया वो शिकार करते हैं। शिकार करने की संख्या का बढ़ना है, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या, यानी कि गैर कानूनी तरीके से, है ना, जिससे कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेज़ी से कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैरकानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार किया गया। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर है। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ। ब्लैक बक शायद ये वो है, काला हिरण है, ये रिया ना। ब्लैक बक को सुरक्षा की आवश्यकता है। बारहसिंगा भी बोलते हैं इसको वैसे।
हिरण हिरण का जो झुंड होता है ना, उनमें ज़्यादातर तो मादा होती है, लेकिन ये काले वाले नर होते हैं। ब्लैक बक, इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल निश्चय हमारी प्राकृतिक वनस्पति वन जीव को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। सक्रिय घाटियों, झीलों और आर्द्र भूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है। As California fire range forthrows today of rest on woods is forest first kill 41 in Greece. Forest fire kill 41 in Greek, 41 मर गया भाई जंगल की आग में। 50 करोड़ रुपये कैलिफोर्निया फायर। कैलिफोर्निया व्रथ इजी फायर टेम्ड। California, the California fell to a natural disaster at which a match started massive US fire did global warning fan the wildfire। अखबार की कटिंग है आग के बारे में। द वंडर, समाचारों को पढ़िए और ज्ञात कीजिए कि यह अग्नि कैसे प्रारंभ हुई। क्या इसे बचा जा सकता था? क्या इससे दावानल प्राणी जात और वनस्पति जात के संपूर्ण क्षेत्र के लिए खतरा है। दावानल मुख्य रूप से 3 कारणों से गठित होता है। एक तो है तड़ित संचय के कारण प्राकृतिक अग्नि का लगना, लोगों की लापरवाही के कारण घास फूस में जनित उष्मा के कारण अग्नि का लगना, स्थानीय लोगों, उद्यमी तथा शरारती लोगों द्वारा किसी उद्देश्य से अग्नि लगाना। नियंत्रण के कुछ उपाय: शिक्षण द्वारा अग्नि लगने से रोकना, परीक्षण बिंदुओं, निपुण भूमि चौकसी तथा संचार जाल के समन्वय जाल द्वारा अग्नि लगने का शीघ्र पता लगाना। सुनामी के पश्चात ग्रेट निकोबार के वर्षा प्रचुर वन में क्षति। ग्रेट निकोबार के वर्षा प्रचुर वन में अजगर है भाई ये। अगर इसकी पकड़ में आ गया ना कोई तो उसको तोड़ मरोड़ के खा जाता है, निगल जाता है। खा क्या? यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग नहीं किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों के प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर है। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र। राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रिक पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र है ना भाई। अनेक पक्षियों और जीव जंतु का अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर है। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों जैसे सामाजिक वानिकी वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने और उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारस और मोर को मारना अवैध है। भाई बात समझ में पूछ लेगा वो, पता ही नहीं भारत में किन को मारना अवैध है। शेर, चीता, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। शायद अब हाथी को भी मारना अवैध है।
शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES, the Convention of International Trade and Endangered Species of Wild Fauna and Flora, फुल फॉर्म आ सकती है इसकी, ध्यान रखना भैया। CITES, the Convention of International Trade and Endangered Species of Wild Fauna and Flora, जिसने प्राणियों और पक्षियों को अनेक जातियों की सूची तैयार की है। इस सूची में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों को व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधे और प्राणियों का संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य। बात तो सही है भाई। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में हाथियों का झुंड, ये बच्चा है, झुंड में ही रहते हैं बच्चे, और ये साथ साथ चलते हैं ना। जब मजाल, जैसे मजाल जो अपनी माता का या पर पिता का या पर और हाथियों का पैर पड़ जाए इन पे, और एकदम साथ साथ में झुंड में चलते हैं। जैवमंडल निश्चय क्या है? जैवमंडल निश्चय उन्हें कहते हैं, यह जैवीय वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिसे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया है। जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है। चीतलों का झुंड, हिरण बोलते हैं भाई इनको तो। येरिया वो काला वाला देख, एक तो येरिया ये और एक ये बारहसिंगा राष्ट्रीय उद्यान। ब्लैक वाक, क्या आप जानते हैं CITES, the Convention of International Trade and Endangered Species of Wild Fauna and Flora, सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन, प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियों और पौधों की 28,000 जातियाँ रक्षित की गई। आई बात समझ में? 5000 पशुओं और 28,000 जातियाँ पौधों की, 5 और 28। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड और एलो कुछ उदाहरण हैं। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड और एलो, ये रक्षित है ये पशुओं की जातियों में। 5000 जातियाँ जिनमें कुछ के नाम दिए हैं। इनमें भालू है, डॉल्फिन है, कैक्टस है ना, प्रवाल, आर्किड और एलो। एलो क्या होता है भाई? कौन सा जानवर होता है एलो? आर्किड और एलो। अब है अभ्यास। इससे पहले कुछ रहा है उसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के लिए एक या एक से अधिक पारितंत्रों की पारिस्थितिकी एकता की रक्षा के लिए नामित किया गया प्राकृतिक क्षेत्र। ब्लैक बक, प्राकृतिक वनस्पति वन जीव का जीवन का संरक्षण। वन में अजगर, प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। ब्रह्मा कमल, एक औषधीय बूटी। स्प्रिंकलर, जल संसाधनों का संरक्षण। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। भूस्खलन, भूमि उपयोग, ये पाठ था भाई। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी 2 मुख्य
जलवायु कारक कौन से हैं? मृदा निम्नीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। या निम्नीकरण बोल दे या फिर प्रदूषण बोल दे, एक ही बात है। भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है? भाई भूमि से ही तो खनिज, प्रोटीन और संसाधन ये मिलते हैं। पेड़ पौधे इसी पे होते हैं। जानवर को खाना पीना नहीं मिलेगा तो फिर यानी सृष्टि की रचना ही भूमि पे है। किन्हीं 2 सोपानों का नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधे और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। किन्हीं 2 सोपानों का नाम बताइए जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। देखिए, एक तो यह है, का ही नाम है वो CITES और जैव मंडल निश्चय और राष्ट्रीय उद्यान जैव मंडल निश्चय। जल संरक्षण के 3 तरीके बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? इनमें कौन सा कारक मृदा निर्माण का नहीं है? समय है। आ गया ना क्वेश्चन, समय है। ऑप्शन देख तू, समय। अब कोई बता सकता है कि भाई मृदा निर्माण का नहीं है? समय है, टाइम। जैव पदार्थ है। मृदा का गठन ही क्या आ गया उसकी तो पूछ ही रहा है कि भाई वो मृदा का गठन किससे होता है। यही है ना। निम्न में कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तीव्र ढालों जब वही देख, मल्चिंग, ब्लचिंग, फ्लचिंग, ये तो है नहीं है। रक्षक मेखला हो सकती है, लेकिन वेदिका कृषि तीव्र ढालों की बात है, ये सही है, वेदिका कृषि है। निम्न में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? बल्ब को बंद कर देना चाहिए जब आवश्यकता न हो, है ना भाई, ये वेदिका कृषि हो गया। निम्न में से कौन सा प्रकृति के संरक्षण के अनुकूल नहीं है? ये सही है। नल को उपयोग के बाद तुरंत बंद कर देना चाहिए, सही है। खरीदारी के बाद पॉलीपैक को नष्ट कर देना चाहिए, ये नहीं है। सुरक्षित करके फिर से वो जो थैली बेचने या फिर वो बीनने वाले होते हैं ना, उनको दे देना चाहिए, जिससे कि उसका नवीकरण किया जा सके। बढ़िया क्वेश्चन है ना ये नहीं है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। भूमि उपयोग, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। भूमि उपयोग से संबंधित है। भूमि उपयोग ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। वो आई बात समझ में? पेज में बैठा ले अच्छी तरह से कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। जो भूमि उपयोग, भूमि का उत्पादनकारी उपयोग, चलिए कर दिया ना। उपयोग से उपयोग। आमुष होता है, चलिए कर दिया है ना। चट्टान बांध मृदा अपरदन को रोकना। जैव मंडल, यही है, सही है सब ना। भूमि उपयोग, आमुष, चट्टान बांध और जैव मंडल। निम्न कथनों में सत्य तत्व सत्य बताइए। यदि सत्य है तो इसका कारण लिखिए। भारत गंगा ब्रह्मपुत्र नर्मदा नदी को आबाद प्रदेश है, सत्य है। भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम हो रही है, सही है। तटीय क्षेत्रों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं, जिसे बीज की फसल उगाना कहते हैं। मानवीय हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन पारितंत्र को व्यवस्थित रख सकते हैं। क्रियाकलाप,
चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।